नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय सिया राम जी। आशीष जाट, राजा बाबू, अंतरवीर, धीलन, महावीर चौधरी, आशीष जाट, नवी गुरु, सभी मित्रों को नमस्कार। कविता चौधरी, गुड मॉर्निंग, सभी को जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स, कौन सा अफेयर सर? राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। इस क्लास में आपका स्वागत है। पूर्णतः राजस्थान करंट अफेयर्स आधारित क्लास जो है वो आपके सामने रखी जा रही है मेरे दोस्तों, और आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखिए। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल जो हैं उन पर भी डिस्कस अगर हो जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन वो समय पर डिपेंड करेगा। समय रहा तो इन सब पर भी बातचीत करेंगे जी। सहवाग, सैंडी वर्मा, पारस मीणा, गुरु नोहर, बाल मुकुंद जी, राम राम सबको, कपिल सिहाग जी, रामाता, विजय कुमार, सभी को नमस्कार है, नीलम। चलिए अब आरंभ आज के बीकेजी से करते हैं। सुबह की क्लास में आप सभी को बहुत आनंद आ रहा होगा, तो यहाँ का आज का बीकेजी क्या है जरा सुनिए। पहला बीकेजी आज का आपके सामने है, छूले आसमान जमीन की तलाश मत कर भैया, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। वजह खोजते रहेंगे तो खुशी का कोई अवसर आपके पास आएगा नहीं, मुस्कुराने का कोई अवसर आएगा नहीं। जीवन को इसी प्रकार जो है वो तब्दील करते रहोगे जी। पूजा जी आपकी बात भी मैंने सुन ली है, तो कल्चर के क्वेश्चन भी लाया करो। कल्चर है, इतिहास है, और राजस्थान का जो पॉलिटिकल का हिस्सा है वो सब बातचीत करेंगे हम लोग आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ हम लोग चलना चाह रहे हैं। तो जितने भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पॉलिटिकल के सवाल हो या अन्य परीक्षाओं में अभी अभी जो 2022-21 में पूछे गए हैं वो सब आपके सामने हम रखेंगे। इंडिया का करंट जीके कब चालू करोगे? तो नाम आपका मैं पढ़ नहीं रहा हूं, गेमिंग नाम समझ में आ रहा है, तो आप लोग देखिएगा रात को 9 बजे से 10 बजे तक इंडियन जो करंट अफेयर्स है उसकी क्लास रात 9 बजे इसी चैनल पर आती है, और वो कल से आरंभ हो चुकी है मेरे दोस्तों। कल रात को जो क्लास आई है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब रोजाना रात को 9 बजे से वो क्लास आएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले क्योंकि यही जीवन का राज है, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। और आज का पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है, क्योंकि आप देखते ही इस सवाल का सही आंसर बता सकते हैं। सवाल आपके सामने है कि राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 19 नवंबर 2022 से निम्न में से कौन सी शुरुआत राजस्थान में की जाएगी, ये बताइएगा। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में जो है वो 19 नवंबर 2022 से इनमें से कौन सी शुरुआत जो है वो की जाएगी, जरा बताइए। निम्न में से कौन सी शुरुआत 19 नवंबर को आपको पता है इंदिरा गांधी जी की जयंती आती है, ये भी पता होगा। इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर, इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर यह शुरुआत जो है वो की जाएगी, ठीक है। और 20 अगस्त को जो है वो आपको पता है राजीव गांधी की जयंती आती है, राजीव गांधी जो है इनकी जयंती आती है। तो इस अवसर पर राजस्थान में कुछ न कुछ जरूर शुरू किया जाता है, ये भी आपको पता होगा। देखिए मिशन बुनियाद जो है ये शुरू किया गया था 5 तारीख को, 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद जो है वो हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं बीडी कल्ला जी इनके द्वारा शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जो है इनके द्वारा क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था बीडी कल्ला जी के द्वारा। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, ये कहां से आते हैं तो बीकानेर क्षेत्र से आते हैं। बीकानेर विधानसभा क्षेत्र इनका है, वहां पर 2 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से एक से बीकानेर से ये बीडी कल्ला जी जो है वो आते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे पहले इनके पास जो है वो ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार था, ये भी आपको मालूम होगा। और मिशन बुनियाद की इन्होंने क्या की थी मेरे दोस्तों, शुरुआत की थी। और बीकानेर की अगर बातचीत की जाए तो बीकानेर का पुंगल जो क्षेत्र है हाल ही में क्या है चर्चा में आया। इसके अलावा बीकानेर का नोखा क्षेत्र, इसके अलावा लूणकरणसर, कौन सा लूणकरणसर,
लूणकरण सर जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बीकानेर में नोखा है, लूणकरण सर है, पुंगल है, ये सभी क्षेत्र आजकल क्या है चर्चा में आए थे। और 1 दिसंबर से आपको पता है कौन सी ऐसी जगह बीकानेर में है जहां से क्या की जाएगी, बीएसएफ के द्वारा जो है, बीएसएफ के द्वारा क्या किया जाएगा, वहां से पहला महिला दल जो है वो रवाना किया जाएगा। ऐसी बीकानेर में कौन सी जगह है उसका नाम भी आप लोग बताइएगा। हाँ जी, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, सही बात है, बीडी कल्ला जी जो है वो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी बात भाई इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। तो बीडी कल्ला जी जो है, और 5वें के प्रद्युमन सिंह है क्या, ये बताइए जरा। यहाँ पर चौथे वित्त आयोग जो है, चौथा वित्त आयोग उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष भी कौन रहे हैं, बीडी कल्ला जी रहे हैं। और आपको पता है प्रद्युमन सिंह जो है, प्रद्युमन सिंह, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, अभी तक ये राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा, एक भर्ती परीक्षा में आया है, उसके अलावा अभी तक कहीं भी नहीं आया। जी हाँ, खाजूवाला वो जगह है बीकानेर की, क्या है, खाजूवाला, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, खाजूवाला वो जगह है जहां से 1 दिसंबर से क्या किया जाएगा, 1 दिसंबर 2022 से राजस्थान में बीएसएफ द्वारा पहला महिला ऊंट दल जो है वो यहां से रवाना किया जाएगा। वो बीकानेर की खाजूवाला चौकी है जहां से इसको शुरू किया जाएगा। अब देखिए पीएम श्री जो योजना है, ये योजना भी स्कूलों में डिजिटलाइजेशन के लिए, स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में पीएम श्री योजना जो है वो क्या की गई है, शुरू की गई है। पीएम श्री योजना जो है वो राजस्थान में शुरू की गई है। और अभी हाल ही में 19 तारीख से चेस इन स्कूल जो है वो शतरंज का जो खेल है, उस शतरंज के खेल को लेकर के स्कूलों में अलग अलग आयोजन होंगे, बच्चों को इसके लिए उत्साहित किया जाएगा ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खेल प्रतिस्पर्धाओं से जुड़ सके। और देखिए मेरे दोस्तों, ये खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का तो नजरिया है ही, दूसरे नजरिए से भी अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो राजनेता काम करते हैं उससे सबसे ज्यादा वर्चस्व जिस चीज से होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इनके माध्यम से जब इस प्रकार के काम किए जाएंगे मेरे दोस्तों, उससे जनता में भी एक वर्चस्व फैलेगा। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक था तो खूब चर्चाएं गांव में इस क्षेत्र में हुई है, तो वो काम भी वर्चस्व के लिए भी होते हैं जी, ठीक है। अब इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये पीएम श्री योजना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। पीएम श्री योजना भी, चेस इन स्कूल का उद्घाटन 19 तारीख को बीडी कल्ला जी करने वाले हैं। शहरी ओलंपिक्स गेम जो हैं वो 1 जनवरी से आरंभ होंगे मेरे दोस्तों, 1 जनवरी से या 26 जनवरी से जो है वो इन ओलंपिकों का क्या किया जाएगा, 2023 से इनका आरंभ किया जाएगा, ये ओलंपिक ध्यान रखना। और ग्रामीण ओलंपिक की अगर बातचीत की जाए, किसकी, ग्रामीण ओलंपिक जो है, ग्रामीण ओलंपिक खेल, इनकी अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों आपको पता होगा 29 अगस्त से इनका आरंभ किया गया था। 29 अगस्त से कहां से किया गया था, पाल गांव जो लूणी क्षेत्र में पड़ता है, पाल गांव लूणी तहसील जो है ये कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर जो है यहां पर इसका किया गया है। पाल गांव लूणी जोधपुर के अंदर, इसको आपको ध्यान रखना है, पाल गांव लूणी जोधपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। हाँ जी, पीएम श्री का पूरा नाम आपने सही लिखा है, प्रधानमंत्री स्कूलिंग राइज फॉर इंडिया है, स्कूलिंग राइज फॉर इंडिया। स्कूलिंग एसएच का मतलब स्कूलिंग है, राइज है, फॉर इंडिया है, प्रधानमंत्री पहले है, स्कूलिंग राइज फॉर इंडिया, यहां मैं लिख देता हूं स्कूलिंग, पीएम तो यहां आ ही जाएगा, पीएम स्कूलिंग, स्कूलिंग राइज फॉर इंडिया, राइज फॉर इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री श्री योजना जो है उसका पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री स्कूलिंग राइज फॉर इंडिया इसका पूरा नाम है, ये भी आप लोग जरा समझ लीजिएगा। हाँ जी, आज तो यहां पर है पालगांव लूणी वाला, याद रखना। और इसका समापन जो है वो समापन कहां पर हुआ था ये भी याद रखिएगा, समापन जो है वो किया गया था मेरे दोस्तों एसएमएस स्टेडियम में, एसएमएस स्टेडियम जो है इसमें इसका किया गया था समापन। और यहां पर एक बात आपकी परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये सारी बातें पहले सवाल से रिलेटेड मैंने आपसे की है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, 19 नवंबर 2022 से चेस इन स्कूल कार्यक्रम आयोजित होगा। और नो बैग डे जो होगा, क्या होगा, नो बैग डे, प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे जो है वो आता है, आपको पता होगा, प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक
शनिवार जो है उसको नो बैग डे आता है, ये भी आपको समझना है। प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे आता है। उस दिन जो है वो आपका चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो है वो स्कूलों में आयोजित किया जाएगा हमेशा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, बढ़ जाते हैं भैया। एक इंपॉर्टेंट खबर कल की आई है, राष्ट्रपति नाइटिंगेल पुरस्कार जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021, पुरस्कार 2021 के बारे में आपको समझना है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो तो यानी डॉक्टरी क्षेत्र में या तो किसी नर्स को या एएनएम जो है या कोई मेडिकल स्टाफ जो है उसको यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, ये क्या है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है। और ये किसके द्वारा प्रदान किए गए मेरे दोस्तों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने प्रदान किए। द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने अभी हाल ही में यानी कल दिल्ली में प्रदान किए थे। और कल थी आपकी तारीख 7 नवंबर 2022। 7 नवंबर 2022 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, कहां पर? राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में इन पुरस्कारों का वितरण किया गया था मेरे दोस्तों, दिल्ली में। अब सर कहना क्या चाहते हो ये बताइए। कुल मिलाकर 51 लोगों को यह पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। उसमें से राजस्थान के कितने लोग हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान से मेरे दोस्तों 3 लोग ऐसे हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। उनके नाम जरूर याद रखिएगा। आपको ब्रिगेडियर, ठीक है, महिला का नाम है लेकिन आगे ब्रिगेडियर लिखा है, पुनीता ए शर्मा, यानी ये आर्मी से आती है। पुनीता ए शर्मा जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह क्या है भैया? नर्स है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा जो है इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो राजस्थान की तरफ से यानी राजस्थान के रहने वाले को 3 लोगों को दिया गया। उसके बाद में राम प्रसाद क्या है? मीना है। ये क्लास आपकी राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने डिजाइन किया है और आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी राम प्रसाद मीना राजस्थान से आते हैं और ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। राम प्रसाद मीना ये भी नर्स है। इसके अलावा इंदु लक्ष्मी है। क्या है? इंदु लक्ष्मी जो है, इंदु लक्ष्मी सांखला जो है, इनके बारे में भी ध्यान रखना। ये एएनएम है। क्या है? एएनएम है। इन 3 लोगों को, राजस्थान के 3 लोगों को वर्ष 2021 का यह पुरस्कार क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। यहां पर आपको समझना है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 जो है वो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। और राजस्थान के कितने लोगों को दिया गया है? तो राजस्थान के 3 लोगों को दिया गया। राजस्थान से कितने लोगों को? 3 लोगों को। और कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 51 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान के इनके नाम आपको याद होने चाहिए। हाँ जी विशाल जी, राजस्थान का ही करंट अफेयर्स आ रहा है वनपाल में। अब वन रक्षक में कैसा आएगा उसका पहले भविष्यवाणी करना बहुत गलत बात है, क्योंकि हो सकता है मैं आज कहूं कि अगर सिलेबस में आपके विश्व भारत सबका लिखा हुआ है तो सब में से भी आ सकता है। तो लेकिन राजस्थान का करंट अफेयर्स ही ज्यादा आता है। किसी भर्ती में कुछ भी लिखा हो, राजस्थान के अगर एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान के करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। यहां पर है, हाँ जी, राम प्रसाद जो है वो भी नर्स है। राम प्रसाद मीना मेल नर्स और फीमेल नर्स दोनों टाइप के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा, राम प्रसाद मीना और इंदु लक्ष्मी सांखला, ठीक है, ये मेल नर्स लिख देता हूं भैया। आपको अगर अटपटा लग रहा है तो ये फीमेल नर्स लिख देता हूं, अब आपको शायद ठीक लगेगा। और ये एएनएम है, ठीक है। यहां पर ये 3 लोगों के नाम पुनीता, राम प्रसाद, इंदु लक्ष्मी, पुनीता, राम प्रसाद, इंदु लक्ष्मी, ये 3 नाम आपको याद कर लेने हैं। चलिए अब बात करते हैं सर 2020 के अंदर यह पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ष 2020 में राजस्थान के 2 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसमें से दोनों एएनएम थी मेरे दोस्तों, दोनों की थी एएनएम थी। एक तो थी अनीता व्यास, क्या थी? अनीता व्यास को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 2 नंबर यह पुरस्कार दिया गया था सुनीता देवी को। किसको? सुनीता देवी जो है उसको यह पुरस्कार दिया गया था। तो अनीता व्यास और सुनीता देवी को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था वर्ष 2020 के लिए। जरा सुन लीजिए, अनीता व्यास और सुनीता देवी जो दोनों एएनएम है, दोनों क्या थी? एएनएम थी। इनको वर्ष
ANM, इन दोनों को वर्ष 2020 का ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और वर्ष 2021 के लिए 3 लोगों को, पुनीता, रामप्रसाद और इंदु लक्ष्मी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। इस पर सवाल आपको कल मिलेगा। अगला सवाल है, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा राजस्थान में महारो राजस्थान कला महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, ये बताइए। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा राजस्थान में महारो राजस्थान कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, ये आपको बताना है। क्या जोधपुर में किया गया, अलवर में किया गया, जोधपुर में किया? अरे भाई, इसने जयपुर को जोधपुर बना दिया। मैं इसको सही कर देता हूं मित्रों। यहां पर पहले ऑप्शन में आपके पास जयपुर है, उसके बाद में अलवर है और फिर जोधपुर है। तो यहां पर कर लीजिए क्या आप लोग, जयपुर, जयपुर। सर जयपुर कर दें क्या? हाँ जी, जयपुर कर दो। यहां पर क्या कर दो, जयपुर कर दो, जयपुर। ये है जयपुर है, ये अलवर है, ये जोधपुर है, ये बांसवाड़ा है। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूछा गया था तृतीय जल पुरस्कार के बारे में। तृतीय जल पुरस्कार जो वितरित किए गए, जल पुरस्कार वितरित किए गए थे, उसके संदर्भ में अभी वनपाल में एक सवाल आया। राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है, इस बांसवाड़ा जिले को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यह सवाल पूछा गया। इस बांसवाड़ा जिले को, और आपको पता है गुजरात का बड़ौदा जो है, गुजरात के शहर को क्या किया गया था, संयुक्त रूप से सेकंड स्थान दिया गया था। ये आपको याद रखना है। जल पुरस्कारों के अंतर्गत जो है वो बांसवाड़ा जिले को सेकंड पुरस्कार के रूप में क्या किया गया था, नवाजा गया था। इसके अलावा अगर हम जोधपुर की बातचीत करें तो जोधपुर में अभी हाल ही में G20 डेलीगेट्स सम्मेलन जो है, डेलीगेट्स सम्मेलन जो है उसका आयोजन होगा। इसके अलावा यहां पर डीजी फेस्ट आयोजित होगा। डीजी फेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि नवंबर महीने में डीजी फेस्ट का आयोजन, नवंबर 2022 में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों, कहां पर, जोधपुर में आयोजित होगा ये। इसी डीजी फेस्ट के दौरान यहां पर एक रोजगार, IT रोजगार मेला जो है, रोजगार मेला जो है, इसका भी क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जोधपुर में ही मेरे दोस्तों कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया नृत्य एवं संगीत उत्सव, नृत्य एवं क्या है, संगीत उत्सव का आयोजन भी किया गया। संगीत उत्सव जो है, इस उत्सव का भी क्या किया गया, आयोजन किया गया। जोधपुर के अंदर ही मेरे दोस्तों आपको पता होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं, यानी असंक्रामक जो रोग हैं मेरे दोस्तों, क्या है, असंक्रामक रोग जो है, उस असंक्रामक रोग का, असंक्रामक जो रोग है, असंक्रामक रोग का जो राष्ट्रीय सेंटर है वो कहां पर स्थित है, असंक्रामक रोग सेंटर जो है, राष्ट्रीय सेंटर, वो कहां पर है, ये ध्यान रखना, जोधपुर के अंतर्गत है। ये भी आपको पता होगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा काजरी के बारे में भी आपने सुना होगा। इसके अलावा आफरी के बारे में भी सुना होगा। आफरी, काजरी, ये सब दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन, मारवाड़ महोत्सव जो है, इस मारवाड़ महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में 8 व 9 अक्टूबर को कहां पर हुआ था, तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड सर। वो सरपंच आरोप ऊपर कर गयो मेरे, काजरी, आफरी जी। संचारी जो है, संचारी यानी संक्रामक रोग की राष्ट्रीय संस्था जो है, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान जो है वो कहां पर है, संचारी रोग है ये। संचारी रोग को ही आप लोग क्या कहते हो, संक्रामक कहते हो, लेकिन ध्यान रखना अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया तो ये संचारी बन गया, संक्रामक का होना संक्रामक रोग चाहिए था। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि संक्रामक रोग की जो राष्ट्रीय संस्थान है, यानी एक नेशनल सेंटर जो है वो हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में, लेकिन 8 उसके सब सेंटर हैं, उसमें से एक सब सेंटर राजस्थान के कौन से जिले में है, अलवर जिले में है। ये भी आप लोग जरा समझ लीजिएगा। अलवर जिले की संतोष मीणा का नाम, डॉक्टर सरोज मीणा, संतोष नहीं, डॉक्टर सरोज मीणा का नाम मैं रोज बताता हूं, डॉक्टर सरोज मीणा, इनको राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार जो है वो इनको क्या किए गए, प्रदान किए गए। वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर सदस्य पूछे जाए, SC ST के सबसे ज्यादा सदस्य राजस्थान में विधानसभा में कहां से आते हैं,
तो जोधपुर क्षेत्र से आते हैं मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा सदस्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा महिला सदस्य राजस्थान में वर्तमान में किस जिले से राजस्थान की विधानसभा में है, तो आप लोग जरा मुझे बताइए कि राजस्थान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा जिला है जहां से सबसे ज्यादा महिला राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में आती है। तो यहां पर जोधपुर से ही हमारे सीएम जो है वो अशोक गहलोत जी हैं। इसके अलावा जोधपुर से ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी राजस्थान में कहां से आते हैं, जोधपुर क्षेत्र से आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा के अंदर आपको पता होगा मेरे दोस्तों, राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो राजस्थान का है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का दूसरा कहां लगाया जा रहा है, बांसवाड़ा के अंदर लगाया जा रहा है। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहां पर लगाया जा रहा है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहां का सालावास गांव जो है, सालावास गांव, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सालवा कला गांव, वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। सालावास गांव जो है वो दरी उद्योग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और सालवा कला गांव जो है वो वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, उनकी प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। उसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया। इनके पिताजी जो है वो जसवंत सिंह के यहां पर मंत्री थे, और उनका नाम था आसकरण जी, ठीक है। ये आसकरण जी जो है, इनकी छतरी भी कहां पर बनी हुई है मेरे दोस्तों, आसकरण जी की छतरी तो बनी हुई है जोधपुर के कौन से गांव में, सालवा कला गांव में, और वीर दुर्गादास राठौड़ की वहां प्रतिमा है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है वो कहां पर बनी हुई है, तो इनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन के अंदर। ये सब बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दरी उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन दरी फेस्टिवल का आयोजन जो है, फेस्टिवल का आयोजन ये राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रयासों से और जो हमारी यूनेस्को है उसके प्रयासों से यहां पर दरी फेस्टिवल का आयोजन भी पिछले दिनों किया गया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा पिछले सवाल में मैंने पाल गांव जो लूणी तहसील बताई थी, वो पाल गांव लूणी क्षेत्र कहां पर पड़ता है, वो भी जोधपुर के अंतर्गत आता है। ये सब, इसके अलावा तिंवरी जोधपुर भी याद रखना, वहां पर फूड पार्क की भी स्थापना की गई है। तिंवरी जो है वो भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तिंवरी कहां पर पड़ता है, तो ये भी जोधपुर के अंदर पड़ता है। यहां पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, एकमात्र वृक्ष मेला जो अमृता देवी विश्नोई की याद में लगता है, वो कहां पर लगता है, खेजड़ली जो है, वो खेजड़ली क्षेत्र कहां पर पड़ता है, ये भी आपको पता होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, सुगना सैनी जी, पीछे 2-3 क्लास हमने डाल रखी है 2-3 महीनों की, वो भी आप पढ़ लीजिए, और आज या कल में कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार का आपको मैटर देने की। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, जयपुर है। जयपुर के अंदर अभी हाल ही में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है, इसके द्वारा क्या किया गया, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा अभी हाल ही में कला महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है जी। भादवे के महीने में आयोजित होता है। खेजड़ली का जो मेला है वो आश्विन शुक्ल दशमी को नहीं, भाद्रपद होगा शायद, आप याद करिएगा जरा, आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, इसके बाद में अलवर में आप लोगों को बता ही दिया मैंने। अलवर से हमारी जो 2 मंत्री हैं वो आते हैं, एक तो टीकाराम जूली, एक तो क्या आते हैं, टीकाराम जूली जी जो है वो यहां से आते हैं। इसके अलावा बानसूर से जो शकुंतला रावत है, शकुंतला रावत, वो शकुंतला रावत जी भी यहां से आती है। यानी 2 मंत्री अलवर जिले से आते हैं, एक अलवर ग्रामीण से आते हैं, तो एक बानसूर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन सब बातों को याद रखिएगा। अब अगले सवाल पर बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक सवाल पर रुके रहना समस्या का समाधान नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बाकी पूरी डिटेल से हम लोग बातचीत करें आपके साथ, सवालों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है, ये जरा देखिए। अगला सवाल अच्छा है। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होंगे, और राज्य के वर्ष 2022 का यह कौन सा उपचुनाव होगा, ये आपको बताना है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, डिजाइन भी बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। हाँ, टीकूराम जूली जी ने जो है वो मिशन 392 नोखा बीकानेर से, नोख नहीं, नोखा बीकानेर से मिशन तहसील 392 का आरंभ किया गया था। यानी आयुक्त आपके द्वारा विशेष योग्यजन अभियान जो है वो आरंभ किया गया था। कहां से, नोखा से, बीकानेर से, ठीक है। हाँ जी, जरा बताइए, ये सवाल बताइए, और इसकी डिटेल में बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। इसको बच्चे बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अच्छा सवाल बनने जा रहा है।
यहां पर क्या है, सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होंगे। और अब यह पूछा जा रहा है कि यह वर्ष 2022 का यह कौन सा उपचुनाव है, राज्य के वर्ष 2022 का यह वर्ष 2022 का यह कौन सा उपचुनाव है। तो सबका गलत है, वर्ष 2022 में यह पहला ही उपचुनाव होगा मेरे दोस्तों। वर्ष 2022 में जो है वो राजस्थान विधानसभा के लिए कोई उपचुनाव वर्ष 2022 में नहीं हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 में कोई उपचुनाव नहीं हुए हैं। वर्ष 2022 में राजस्थान की विधानसभा के लिए पहला उपचुनाव होगा। अब मैं इस बात को पूरी डिटेल से समझा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। राजस्थान की ये सीट जो है वो पंडित भंवरलाल जी शर्मा जो है, पंडित भंवरलाल शर्मा जी के निधन के बाद ये सीट क्या हो गई है, खाली हो गई है। और इसी सीट की वजह से मेरे दोस्तों उपचुनाव यहां पर करवाया जा रहा है। अब जरा सुनिए, राजस्थान की विधानसभा में सबसे पहले आपको पता है जब चुनाव हुए थे 2018 के अंदर, 2018 में जब चुनाव हुए थे दिसंबर के महीने में, अब आपको पता होगा उस समय 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। अलवर की जो सीट थी मेरे दोस्तों, अलवर राजगढ़ की जो सीट थी वहां पर वो चुनाव नहीं हो पाए थे। आपको पता होगा अलवर की राजगढ़ सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता के निधन होने की बाद में वहां पर चुनाव नहीं हो पाए थे। यहां पर बाद में चुनाव करवाए गए थे। तो यह जो चुनाव करवाया गया था यह उपचुनाव नहीं था। पहली बात तो आपको यह समझनी है, क्या है, यह उपचुनाव नहीं था। पहली बात आपको यह समझनी है, क्योंकि यहां तो पहली बार ही चुनाव हुआ था मेरे बंधुओं, यहां पर पहली बार ही चुनाव हुआ था। यहां पर इससे पहले सदस्य का चुनाव नहीं हुआ था, वो चुनाव टाल दिया गया था एक बार से। तो ये वाला उपचुनाव के अंदर शामिल नहीं होगा, पहली बात तो याद रखना। उसके बाद में पहली बार राजस्थान में जो उपचुनाव हुआ वो अक्टूबर 2019 के अंदर हुआ था। आपको यह समझना है, क्या है, अक्टूबर 2019 में राजस्थान में पहला उपचुनाव कब हुआ सर, जब आपको पता है हनुमानगढ़ जो खींवसर जो सीट है वहां से हनुमान बेनीवाल जो है, हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा सीट से, बेनीवाल खींवसर विधानसभा सीट से क्या हो गए थे, खींवसर विधानसभा सीट उन्होंने खाली कर दी, क्योंकि उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा और वो लोकसभा का चुनाव जीत गए। इसके अलावा नरेंद्र कुमार जो है ये मंडावा विधानसभा क्षेत्र जो कि झुंझुनू जिले में है। मंडावा, खींवसर कहां पर है तो आपको पता होगा नागौर में है, और मंडावा कहां पर है, झुंझुनू में है। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या लड़ा था मेरे दोस्तों, इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। हाँ रामगढ़ है, सॉरी राजगढ़ लिख दिया गया, कोई बात नहीं, यहां पर मैं रामगढ़ इसको कर देता हूं। अब तो ठीक है, रामगढ़ है, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा लिख दिया गया, कोई बात नहीं, आपका कमेंट मैंने देख लिया है। हाँ, ये दोनों सीटें जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो ये खाली हो गई, और इस दोनों सीटों पर अक्टूबर 2019 में राजस्थान में पहला उपचुनाव करवाया गया, जिसमें हनुमान बेनीवाल के स्थान पर उनके भाई नारायण बेनीवाल जो है, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि रीट के सिलेबस और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इस प्रकार के सवाल आने की संभावना है। सर करंट जीके की क्लास कब चालू करोगे, कौन से करंट जीके की, ये करंट जीके की क्लास ही तो चल रही है मेरे दोस्तों, और भारत के करंट अफेयर्स की क्लास जो वो शाम को रात को 9 बजे आती है, ठीक है। हाँ जी, रामगढ़ है, मैंने लिख दिया है, जाहिदा खान के बारे में आप लोग सब जानते हैं। फिर नारायण बेनीवाल जो है वो इस सीट से, नारायण बेनीवाल जो है वो इस सीट से चुनाव लड़कर जो है वो आए थे। इसके बाद में अगर नरेंद्र की बात करें तो नरेंद्र कुमार जी के स्थान पर कांग्रेस की रीटा चौधरी जो है, रीटा चौधरी जी हैं, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। नरेंद्र जी बीजेपी के थे और बाद में इन्होंने क्या कर लिया है, इन्हीं सीट की जगह रीटा चौधरी जी ने यहां पर चुनाव जीता था, ये आपको पता है। ये पहला उपचुनाव था राजस्थान की विधानसभा का। इसके बाद में दूसरा सेकंड विधानसभा का उपचुनाव राजस्थान में कब हुआ, अप्रैल 2022 के अंतर्गत, अप्रैल 2022 में राजस्थान विधानसभा का दूसरा उपचुनाव हुआ। उस समय आपको पता होगा यह अप्रैल 2022 के अंतर्गत हुआ या 21 के अंतर्गत हुआ, यह भी आपको समझना है, जरा देखती है 21 के अंदर होगा, क्योंकि आपको पता है यहां पर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको पता होगा। सहाड़ा के बारे में, ये सहाड़ा कहां पर पड़ता है, तो सहाड़ा के बारे में बात करें तो यहां पर कैलाश त्रिवेदी जो है, कैलाश त्रिवेदी, इनकी सीट क्या हो गई थी, निधन होने की वजह से खाली हो गई। इसके अलावा सुजानगढ़ चूरू का, सुजानगढ़ जो है, सुजानगढ़ चूरू, ये सीट खाली हुई। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो है, भंवरलाल मेघवाल, इनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। इसके बाद मेरे दोस्तों राजसमंद से
किरण माहेश्वरी जो है इनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। इन 3 सीटों पर ये चुनाव अप्रैल 2021 में हुए थे, 22 में नहीं हुए थे, मैंने 21 कर दिया है यहाँ पर। ये 21 में चुनाव हुए थे, 22 में तो पहला ही चुनाव होने जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर है अप्रैल 2021 है और ये अक्टूबर 2019 है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पर है सहाड़ा से कैलाश त्रिवेदी, सुजानगढ़ से भंवरलाल और राजसमंद से किरण। इन तीनों के निधन होने के बाद यहां पर क्या करवाए गए थे, उपचुनाव करवाए गए थे और ये अप्रैल 2021 में हुए और ये राजस्थान के विधानसभा का दूसरा उपचुनाव था मेरे दोस्तों, ये भी आपको समझना है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तीसरे उपचुनाव राजस्थान में कब हुए, राजस्थान विधानसभा के लिए तीसरा उपचुनाव जो है वो अक्टूबर 2021 में किया गया था। अक्टूबर 2021 में क्या हुआ था वो भी समझ लीजिएगा। वल्लभनगर जो सीट है मेरे दोस्तों, कौन सी है, वल्लभनगर विधानसभा सीट जो है ये कहां पर पड़ती है, तो उदयपुर के अंदर वल्लभनगर जो सीट है यहां से। और इसके अलावा मेरे दोस्तों धारियावाद जो है, धारियावाद, प्रतापगढ़ का धारियावाद जो है, प्रतापगढ़ का कौन सा है, धारियावाद, प्रतापगढ़ का धारियावाद जो है यहां से आपको पता होगा वल्लभनगर सीट से गजेंद्र सिंह सक्तावत जो है, गजेंद्र सिंह कौन है, सक्तावत, इनके निधन के बाद यहां से ये सीट खाली हो गई। धारियावाद प्रतापगढ़ जो है यहां से आपको पता होगा मेरे दोस्तों गौतम लाल जी जो हैं, यहां पर गौतम लाल जी, इनकी सीट जो है वो क्या हो गई थी, गौतम लाल, इनकी सीट भी खाली हो गई थी। और यहां से गजेंद्र सिंह जी के स्थान पर इनकी प्रीति सक्तावत जो है, प्रीति सक्तावत जो है वो इन्होंने चुनाव लड़ा, सक्तावत, और ये चुनाव क्या होगी, जीत गई। तो ये तीसरे उपचुनाव राजस्थान विधानसभा के हुए थे और ये तीनों विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो है वो आपको मैंने बता दिए। अब चौथी बार जो है वो कब होने जा रहे हैं, तो चौथा उपचुनाव जो है यानी टोटल विधानसभा जो हमारी चल रही है उसका चौथा उपचुनाव होने जा रहा है। और कौन सी सीट होगी, तो 8वीं वो सीट है जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। 8वीं विधानसभा की सीट ऐसी है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और यह उपचुनाव 5 दिसंबर को डिसाइड किया गया, 5 दिसंबर 2022 को होगा। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए मेरे दोस्तों कि राजस्थान विधानसभा में अब तक कितनी बार 2022 तक जो है वो क्या हो चुके हैं मेरे दोस्तों, उपचुनाव हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ये सब बातें हैं। पहली बार अक्टूबर 2019, फिर दूसरी बार अप्रैल 2021 और इसके बाद में मेरे दोस्तों कब कब हुआ, तो यहां पर तीसरा जो है वो अक्टूबर 2021 में और अब चौथी बार जो है वो 8वीं सीट पर दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है। तो अब इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2022 में कौन सा है, तब तो पहला जवाब देना है। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि कौन सा है, यानी राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में ये जो उपचुनाव है कौन से नंबर का है, तब आपको जवाब देना है यह चौथे नंबर का उपचुनाव राजस्थान की विधानसभा में हो रहा है और 8वीं ऐसी विधानसभा की सीट है जिस पर यह उपचुनाव करवाया जा रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब बात जो है वो याद आ गई होगी, नहीं याद आई है तो भी कर लेना, क्योंकि इस तरीके के सवाल पेपर सेटर जो है वो बना सकता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगली बातचीत करते हैं। यहां पर अगला सवाल क्या है उसको जरा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसका जवाब दीजिएगा। अभी पिछले दिनों राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा विभिन्न जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपतियों के जो नाम है वो अनाउंस किए गए थे, उनकी नियुक्ति की गई थी। उनमें से ये बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया। अभी हाल ही में आपको पता है कि वनपाल जो भर्ती परीक्षा है, वनपाल भर्ती परीक्षा में यह पूछा गया था कि राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो है इसका कुलपति किसे बनाया गया, विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया। राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है इसका कुलपति अभी हाल ही में किसे बनाया गया, यह सवाल अभी वनपाल 2022 भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो आपसे कुलपतियों के बारे में पहले भी परीक्षा में सवाल आए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहां पर देखिएगा प्रदीप कुमार प्रजापति जो है, डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति जी जो है, इनको अभी हाल ही में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का क्या किया गया, कुलपति बनाया गया है। इसके बाद में देखिए राजीव कुमार जैन जो है, राजीव जैन ही कहते हैं उनको, वैसे कुमार मैंने लगा दिया है, राजीव जैन जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय के क्या है मेरे दोस्तों, कुलपति हैं। अब देखिए ये दो व्यक्ति हैं, एक है पीसी त्रिवेदी और एक है के एल श्रीवास्तव।
इसमें से जयेंद्रान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर जो है इसके कुलपति कौन है, जरा बताइए। जयेंद्रान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति इनमें से कौन है, ये भी बताइए जरा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जो है इसके कुलपति जो हैं वो भी आपको बता दिया है। हाँ जी, सुधीर भंडारी जी जो हैं तो ये हेल्थ यूनिवर्सिटी के हैं, ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। जी, सुधीर भंडारी। राजीव कुमार तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है। तो यहाँ पर सुधीर भंडारी, ये सवाल तो आ चुका है, क्या आ चुका है, सुधीर भंडारी के बारे में सवाल आ चुका है परीक्षा में, तो ये कोई नई बात नहीं है। चलिए बताइए जरा। हाँ जी, यहां पर श्रीवास्तव आ चुका है। अभी थोड़े दिन पहले आपने परीक्षा में ये सवाल पढ़ा होगा। देखिए, पीसी त्रिवेदी के स्थान पर KL श्रीवास्तव जो है इनको जयेंद्रान व्यास विश्वविद्यालय, ठीक है, जयेंद्रान व्यास विश्वविद्यालय जो है यहां पर क्या किया गया, इनको कुलपति बनाया गया। मेरी उम्मीद है आपको ये सब बातें पता होगी। और कुलाधिपति राजस्थान में इन सब का कौन है, तो राजस्थान में ये वाइस चांसलर है। और चांसलर की अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों हमारे जो महोदय जी हैं, राज्यपाल महोदय जी कलराज मिश्र साहब, वो आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो प्रदीप कुमार प्रजापति है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो क्या है, जरा देखो। हाल ही में निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ये जरा बताइए। निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। और रंग मंच के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है निर्मोही नाट्य सम्मान। किसके क्षेत्र में, रंगमंच जो है या नाट्य क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो यहाँ पर विश्वामित्र दादीच जो है इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको वितरित किया गया, इनको दिया गया। साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया, ठीक है। और किस रचना के लिए दिया गया ये भी बताइए। आशीष पुरोहित को युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया, युवा साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, अकादमी पुरस्कार इनको वितरित किया गया। इन दोनों को राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया, ये भी ध्यान रखना। किसके लिए, राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया, राजस्थानी भाषा के लिए। एक को दिया गया मांछल्यारा आंसू, क्या है, मांछल्यारा आंसू जो है इसके लिए यह क्या किया गया, प्रदान किया गया। मांछल्यारा आंसू के लिए यह दिया गया। एक को आवेन जो है या आयन जो है, इस प्रकार की इनकी एक रचना है आवेन, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो दोनों की रचनाएं भी जरूर याद रखिएगा। यह आशीष पुरोहित साहब जो हैं वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से आते हैं, जो कि नौहर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहां से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रचनाएं भी इनकी याद रखिएगा। और भगवंत अनमोल जो है इनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया, मांछल्यारा आंसू, ठीक है। ये भगवंत अनमोल जो है इनको हिंदी भाषा के लिए, किसके लिए, हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। युवा साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया है, ठीक है। और एक क्षमा शर्मा के बारे में भी आपने सुना होगा। क्षमा शर्मा जो है इनको किसके लिए दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार जो है इसके लिए प्रदान किया गया। प्रेम में इनकी रचना है और इनका एक काव्य संग्रह है, उसके लिए यह पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया है, ठीक है। तो इन बातों को याद करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा अब वो समझिएगा। विश्वामित्र दादीच, आशीष पुरोहित और भगवंत मान इनका अनमोल इनका सही जवाब नहीं है। रमेश बोहरा जी जो है इनको आपको निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। एक आपने रमेश अरोड़ा जी के बारे में भी अभी हाल ही में एक सवाल सुना होगा। रमेश अरोड़ा जी, डॉक्टर रमेश अरोड़ा जी जो है इनको अभी हाल ही में फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है वो पहला अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो है वो किसको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, यह भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं कि कौन सी नई बात आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। क्षमा शर्मा
और इसके अलावा भगवंत अनमोल, आशीष पुरोहित, विश्वामित्र धाजी, रमेश बोहरा, ये सब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इधर है रमेश अरोड़ा जी, ये भी परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है अब से पहले। पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया, तो यह दिया गया रमेश अरोड़ा जी को। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, यहां पर है 12 फरवरी 2022 को राज्य के विकास में स्वयंसेवी संगठनों। अब मैं 5 सवाल एकदम लेटेस्ट आप लोगों को कराए हैं, इसके बाद में पुराने राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल भी साथ साथ आपको रिवाइज करवा जा रहा हूं। 12 फरवरी 2022 को राज्य के विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया ये बताइए। राजस्थान में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया मेरे दोस्तों। इसमें स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी भी राजस्थान के विकास में शामिल हो, इसके लिए ये स्वैच्छिक विकास परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत जो है वो विभिन्न लोगों को शामिल किया गया और जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया यह आपको बताना है। फरवरी 2022 का जो है वो सवाल है। तो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, नगरीय विकास मंत्री को, तो ध्यान रखना इसका अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री को बनाया गया, यानी इस स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को बनाया गया। इसमें मुख्य सचिव जो है वो किसके तौर पर, सदस्य के तौर पर इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। इसके अलावा 9 मंत्री जो हैं वो भी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। 9 मंत्री और मुख्य सचिव जो है वो सदस्य के रूप में इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल हमारे कौन है, तो राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्र है। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के क्या है, राज्यपाल है। नगरीय विकास मंत्री जो है वो कौन है, शांति धारीवाल है। यहां पर ध्यान रखना है, शांति धारीवाल जो है, शांति धारीवाल, ये शांति धारीवाल नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के क्या है, मंत्री हैं। और इसी के साथ साथ शांति धारीवाल जो है वो राजस्थान आवासन मंडल जो है, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान आवासन मंडल जो है, आवासन मंडल, राजस्थान आवासन मंडल के ये अध्यक्ष भी हैं। और इसी राजस्थान आवासन मंडल के लिए राजस्थान के जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब जो है वो क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इसी के द्वारा अभी हाल ही में जयपुर में सिटी पार्क जो है इसकी स्थापना की गई है। और इसी के द्वारा राजस्थान में अंगदान पार्क जो है, अंगदान स्मारक कह दीजिए, अंगदान स्मारक जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर शिक्षक, रक्षक, शिक्षक और यहां पर है रक्षा कर्मी या शिक्षक प्रहरी योजना, शिक्षक प्रहरी योजना जो है इसका आरंभ भी कहां से किया गया था, इसका आरंभ जयपुर से किया गया था और ये भी इन्हीं नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो भी नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपकी इंदिरा रसोई योजना जो है उसका संचालन भी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको जो बताई है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर आपको नगरीय विकास मंत्री जो है इनके बारे में जरूर ध्यान रखना है और मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा देखो। प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ये जरा बताइए। राजस्थान में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसकी, हाँ जी, प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ झाला, समय पर परीक्षाएं नहीं होना, लेट होना, ये सब जो है इनके लिए राजस्थान विधानसभा में क्या किया गया था मेरे दोस्तों, इस प्रकार का एक जो है वो कमेटी बनाई गई जिससे ये पूछा गया कि क्या कारण है, क्या सुधार किए जा सकते हैं। इनको जानने के लिए राजस्थान में जो है वो विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य एमएल कुमावत को बनाया गया था, जिसका सदस्य एमएल कुमावत को बनाया गया था और अध्यक्ष विजय कुमार व्यास को, यानी व्यास समिति इसका नाम रखा गया था, व्यास समिति इसका नाम रखा गया था। और राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए, राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए, नए जिलों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया। नए जिलों के गठन के लिए राजस्थान में एक समिति का गठन किया गया। नए जिलों के गठन के लिए राजस्थान में राम लुभाया समिति का गठन किया गया। गुलाबचंद कटारिया राजस्थान में
जो है वो नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या है? नेता प्रतिपक्ष जो है वो वर्तमान में कौन है? नेता प्रतिपक्ष जो है वो गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान विधानसभा में है। इसके अलावा राजस्थान की जन लेखा समिति जो है, जन लेखा समिति, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति जो है, उस जन लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष की अगर बातचीत की जाए तो गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान की जो जन लेखा समिति विधानसभा की है उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन है? गुलाब चंद जी कटारिया हैं, जो कि विधानसभा पर सरकार के द्वारा खर्च किए गए कार्यों पर क्या करती है? निगरानी रखने की काम करती है। ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी आरती मीना, जीएस शर्मा, ठीक है, अर्जुन, सभी के कमेंट जो है वो आप आ रहे हैं। विजय कुमार व्यास या व्यास समिति जो है इसको क्या कहते हैं? व्यास समिति के नाम से भी जाना जाता है। व्यास, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास समिति का संबंध किससे है तो भी आपको यही जवाब देना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है जरा देखो। आज से पूरे के पूरे 10 सवाल जो है वो राजस्थान करंट अफेयर्स के मेरे दोस्तों। एक नई शुरुआत आप सब लोगों के लिए की जा रही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है ये बतानी है। देखिए दो बातें हैं इसमें। एक बात तो है यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं खर्च की, और खर्च जो सीमा है, खर्च सीमा दोनों के लिए चेंज हो गई है। एक तो लोकसभा के लिए भी चेंज हो गई है, लोकसभा के लिए भी, और किसके लिए? विधानसभा के लिए भी। चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं वो लोकसभा और विधानसभा जो है इनके चुनाव अगर लड़ते हैं तो उन पर खर्च की सीमा ध्यान रखिएगा। पहले जो है वो विधानसभा की सीमा 28 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 40 लाख रुपए कर दिया गया है। विधानसभा का चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो पहले 28 लाख थी, उसको अब कितना कर दिया गया? 40 लाख कर दिया गया है। लोकसभा का अगर कोई चुनाव लड़ रहा है मेरे दोस्तों तो पहले ये जो है वो 70 लाख रुपए की जो थी वो सीमा थी, अब उसको बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है। अब उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 95 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये दोनों बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो अच्छी थी वो मैंने बता दी है। दोबारा सुन लो। विधानसभा आपसे पूछा है, हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए चुनाव व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 40 लाख रुपए कर दी है। और लोकसभा के लिए 95 लाख कर दी है, 70 लाख से बढ़ाकर लोकसभा जो है उसकी बढ़ाकर ये कर दी है। लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भी आपको पता है राजस्थान से हैं और उनका नाम है ओम बिड़ला जी, और ये कोटा क्षेत्र से आते हैं मेरे दोस्तों। इन्हीं के प्रयासों से राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो था उसको टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो दर्जा जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ। और ये रामगढ़ जो क्षेत्र बूंदी के अंतर्गत आता है तो बूंदी में आता है रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है वो। इसका राइट आंसर जो है वो 40 लाख रुपए होगा। मुझे उम्मीद है कि यहां आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 9वां सवाल आज का क्या है जरा देखिए। ये सवाल है 10वीं लोकसभा में राजस्थान से महिला सदस्य कितनी है ये बताइए आप। तो बस 10वीं जो हमारी लोकसभा चल रही है वर्तमान की, उस 10वीं लोकसभा के अंदर राजस्थान से कितनी महिला सदस्य वर्तमान में है ये आप लोगों को बताना है। हाँ, जर्दा नहीं सर, दर्जा है। अरे दर्जा ही है भाई, दर्जा है, जर्दा नहीं है। जर्दा, दर्जा, दर्जा, जर्दा। हाँ जी सर, धीरे धीरे चल रहे हो। धीरे धीरे कहाँ चल रहे हैं? यहां पर है लोकसभा में राजस्थान से महिला सदस्य कितनी, तो आपको पता है 3 महिला सदस्य है वर्तमान में। और अगर विधानसभा की बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों राजस्थान की विधानसभा के अंदर 27 महिलाएं हैं। पहले कितनी थी? तो पहले 24 महिलाएं थी और आज की तारीख में कितनी है? 27 महिलाएं हैं। जब 199 सीटों पर चुनाव हुए थे मेरे दोस्तों पहली बार, तो उस समय एक जो 24 महिला सदस्य थी और वर्तमान में कितनी है? 27 महिला जो है राजस्थान विधानसभा में है, ये ध्यान रखना है। और 3 महिला जो है वो राजस्थान से लोकसभा की सदस्य है। कौन कौन सी है सर? एक तो आपको याद रखना है, जसकौर मीणा का नाम आपने सुना होगा। जसकौर मीणा जो है ये राजस्थान में दौसा जिला जो है यहां से वर्तमान में क्या है? सांसद हैं। इसके अलावा रंजीता कोहली, रंजीता कोहली जो है इनका नाम आपने सुना होगा। रंजीता कोहली राजस्थान में भरतपुर जो जिला है, भरतपुर संसदीय क्षेत्र है, वहां से आती है। इसके अलावा आपने एक दिया कुमारी का नाम सुना होगा। दिया कुमारी
ये राजस्थान के राजसमंद जिले से है। कहां से है? राजसमंद जो जिला है वहां से संबंधित है। तो उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। 3 महिला राजस्थान में ऐसी है जो लोकसभा के सदस्य है और उनमें जसकौर मीणा दौसा से, रंजीता कोहली भरतपुर से, दिया कुमारी राजसमंद से है। और राजस्थान की विधानसभा में पहले 24 महिला सदस्य थी और आज की तारीख में राजस्थान विधानसभा में 27 महिला सदस्य हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? और आज का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आज का अंतिम सवाल आप लोग इसको कह सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में कितनी महिला सदस्य है ये जरा बताइए। वर्तमान में राजस्थान से देखिए, राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें आती है, आपको पता है 25 सीट जो है वो राजस्थान की कहां पर है? लोकसभा के अंदर है। कहां से है सर? राजस्थान से है। और अगर राज्यसभा की बातचीत की जाए तो राज्यसभा में राजस्थान से 10 सीट आती है। ये वर्तमान में 25 की 25 सीट है ना, वो आपको पूछा जाए कि राजस्थान की 25 सीटें कौन सी पार्टी से, ये बताइए। हाँ भाई, मेरे को दिख गया कि एससी से 4 महिला सदस्य हैं लोकसभा में, राजस्थान से 3 महिला, 27। हाँ ठीक बात है, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की वर्तमान में राज्यसभा में कोई भी महिला सदस्य राजस्थान से नहीं है। और अभी हाल ही में जो 4 सीटों पर चुनाव हुए, वो 4 सीट पर हुए चुनाव जरूर याद रखना है मेरे दोस्तों। राजस्थान की राज्यसभा की 4 सीटों पर जो चुनाव हुए वो भी आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए ये 25 सीटें जो है लोकसभा की, ये राजस्थान की कौन सी पार्टी से संबंधित है? अगर कोई सवाल आपसे ऐसा पूछे तो आप क्या जवाब उस आदमी को दोगे, जरा ये बताइए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जो है वो कौन सी पार्टी से है? ठीक है, तो ये कौन सी पार्टी से है? अगर आपसे ये सवाल कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, जरा बताइए मुझे। हाँ जी, 0-0 तो कमेंट आ गया। पार्टी पूछ रहा हूं, जरा पता चले मेरे को कि कौन सी पार्टी से संबंधित आप लोग इसका जवाब देते हैं। आपका वेरी गुड, सैंडी वर्मा आपका गलत जवाब है। ठीक है, हाँ जी, राजस्थानी कल्चर जी, यहाँ इसका फैलाव ना करें, यानी ये अंतरात्मा की बात है, बाहर कहने की नहीं है। तो जरा सुनिएगा, ओनली ऑन बीजेपी। मैं यही उम्मीद करके आपसे ये सवाल पूछा था। तो ध्यान रखना, ये 25 सीटें बीजेपी की नहीं है मेरे दोस्तों, बीजेपी की इसमें 24 सीट ही है। बीजेपी की इसमें कितनी सीट है? 24 सीट है। एक सीट जो है वो किसकी है आपको पता है? हनुमान बेनीवाल की कौन सी पार्टी? आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की कौन सी पार्टी है, ये ध्यान रखना है। तो आरएलपी पार्टी जो है, आरएलपी पार्टी की एक सीट है, हनुमान बेनीवाल की जो सीट है वो दूसरे के पास है। तो बीजेपी की 24 सीटें ही है। और आपको पता है हनुमान बेनीवाल ने जो एनडीए घटक दल से उनसे अपना समर्थन भी किसान आंदोलन के समय वापस ले लिया था। तो 24 सीट जो है, ठीक है, हाँ जी, यहां से 24 सीट बीजेपी के पास है और एक सीट जो है वो किसके पास है? आरएलपी के पास है। ये 10 सवाल आज के करंट अफेयर्स के, राजस्थान करंट अफेयर्स के थे। मेरी उम्मीद है आज समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा देता हूं मेरे दोस्तों। सारे सवाल आज हमने क्या क्या बातचीत की थी उन सवालों की। तो छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। आज का पहला सवाल राजस्थान करंट अफेयर से क्या होगा? राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 19 नवंबर से जो है वो कौन सा चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है 51 लोगों को दिए गए, उसमें से राजस्थान के 3 लोग जो हैं, जिसमें पुनीता शर्मा है, राम प्रसाद मीना है और इंदु लक्ष्मी सांकला है, इन 3 लोगों को राजस्थान से दिया गया। इसके बाद में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान में महारो राजस्थान कला महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में जयपुर में आयोजित किया गया। इसके बाद में है सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में ये 5 दिसंबर को चुनाव होगा। ये 2022 का पहला उपचुनाव होगा। और टोटल ओवरऑल अगर बातचीत की जाए, ठीक है, तो टोटल ओवरऑल अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों ये है जो है वो चौथा उपचुनाव होगा, 4th उपचुनाव होगा राजस्थान विधानसभा। और 8 सीटों पर उपचुनाव हो चुके होंगे राजस्थान में। अगली बातचीत अगर की जाए तो क्या है, जरा देखिए भैया। नेक्स्ट सवाल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कुलपति अभी हाल ही में डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति को क्या किया गया है? बनाया गया है। इसके बाद में निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 जो है वो रमेश बोहरा को प्रदान किया गया है। इसके बाद में फरवरी 2022 में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सही संचालन के लिए व्यास समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष विजय कुमार व्यास और सदस्य एमएल कुमावत को बनाया गया। नए जिलों के गठन के लिए राम लुभाया समिति का गठन किया गया था।
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जो है वो 28 लाख से जो आय व्यय सीमा है वो 40 लाख कर दी गई और लोकसभा में 70 लाख से 95 लाख कर दी गई है। इसके बाद में लोकसभा में राजस्थान से महिला सदस्य 3 है, जसकौर मीणा, रंजीता कोहली और दिया कुमारी। इसके बाद में वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सदस्य महिला सदस्य है, तो 0 सदस्य है, ध्यान रखना है। इसके बाद में बाकी सारी बातें जो है वो आपके साथ कल की जाएगी। आज की क्लास को देते हैं विराम, कल मिलेंगे वापस। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आप सभी मित्रों के साथ राजस्थान करंट अफेयर्स की इस विशेष क्लास को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी न किसी दोस्त को और हमारे साथ जुड़ने का अवसर जो है वो प्राप्त हो और हमको भी आप सभी के साथ ये सभी बातें साझा करके जो है वो क्या मिले, लाभ मिले, हम बहुत ही अच्छा महसूस करें। और आप सभी को भी कैसा महसूस हो रहा है, कैसी ये क्लास रही है, इसमें क्या सुधार हो सकता है, उन सभी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।